मेरा नाम पूनम है और मेरी उम्र 28 साल है। सजाए मौत के कैदियों की पत्नी उनसे मिलने आ जाए तो पुलिस वाले बहाने से उन्हें कहाँ लेकर जाते हैं, सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। मेरे पति की आज अदालत में पेशी थी और मैं सुबह से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पति सही साबित हो जाए। मैंने सवेरे से उठकर प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी और मुझे पक्का यकीन था कि आज अदालत मेरे पति को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। 7 बजे उठकर मैंने तैयारी शुरू कर दी। मेरे पति के माता पिता बेचारे अलग परेशान थे। हम सबके दिल बहुत तेजी से धड़क रहे थे कि न जाने क्या फैसला आएगा। मेरे पति पर कत्ल का मुकदमा दर्ज था और मैं जानती थी कि मेरा पति ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने अपने सास ससुर को नाश्ते के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। मेरा भी मन नहीं कर रहा था तो बिना नाश्ता किए अदालत के लिए निकल गए। मेरे पति पर उसके दोस्त के कत्ल का इल्ज़ाम था और बदकिस्मती से सारे सबूत उसके खिलाफ थे। हमने अपनी हैसियत के मुताबिक बहुत अच्छा वकील किया था और मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे पति को बाइज्जत बरी करवा देगा। आज अदालत में आखिरी सुनवाई थी। आज फैसला सुना दिया जाता, इसलिए हम टाइम पर अदालत आ गए थे। थोड़ी ही देर में मेरे पति को भी लेकर आ गए। उनकी हालत को देखकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और रोने लगी। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। हमारी शादी को अभी 2 साल ही गुजरे थे और पिछले 6 महीने से वो जेल में ही थे। मेरे माता पिता भी आए थे। मेरे पास आकर माता पिता ने प्यार देने के बहाने मेरे कान में कुछ कहा कि फैसला जो भी हो, अगर अदालत ने इसे कोई सज़ा दी तो तुम इससे डाइवोर्स ले लेना। मैंने तड़प कर अपने पापा को देखा कि इतनी बड़ी बात उन्होंने कैसे कर दी, लेकिन फिर उनकी जगह खुद को रख कर सोचा तो वो इतने गलत भी नहीं थे। एक बेटी के बाप हैं जिसके पति की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं था। हम सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर में जज साहब आ गए और कार्यवाही शुरू हो गई। मैं कुछ नहीं सुन रही थी कि क्या हो रहा है, क्या सबूत पेश किए जा रहे हैं, कौन सा गवाह क्या बयान दे रहा है और वकील क्या बात कर रहा था। मैं बस आंखें बंद किए अपने पति के इन सब से बाहर निकलने की प्रार्थना कर रही थी। कुछ देर बाद पूरी तरीके से खामोशी छा गई। मैंने चौंक कर आंखें खोली। जज फैसला सुनाने लगा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जिसकी आवाज़ आई कि तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नितिन ने ही अपने दोस्त सुरेश का कत्ल किया है। अदालत नितिन को सजाए मौत की सज़ा सुनाती है। ये कोई अदालत का फैसला था या फिर मेरे कान बहरे हो गए थे जो मैं सुन नहीं पा रही थी। मेरी सांसें रुक गई थी। मैं एकदम बेचैन हो गई। मुझे लगा कि शायद मुझे सुनने में कोई गलती हुई है, लेकिन जब सास ससुर की तबीयत बिगड़ती देखी तब अंदाज़ा हुआ कि जो कुछ मैंने सुना सच सच सुना है। मेरे पति की हालत तो जैसे बिगड़ ही गई थी। मैं रोने लगी कि क्या हो गया था। सजाए मौत मेरे पति को पुलिस वाले सामने से लेकर गुजरे तो मैं खुद पर काबू नहीं कर सकी और फूट फूट कर रो पड़ी। सब जानते थे कि कत्ल मेरे पति ने नहीं बल्कि उनके सौतेले बहनोई ने किया है। ऐसी बातें छुपती कहाँ हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। हमेशा की तरह ताकतवर का पल्ला ही भारी रहा था। उसने पुलिस से लेकर गवाह तक खरीद लिए थे और इसमें फंसा मेरा पति। मेरे सास ससुर की इकलौती संतान थे। मेरे पति उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा। पुलिस ने उन्हें सजाए मौत वाले कैदियों की जेल में शिफ्ट कर दिया था। जिस दिन उसे सज़ा सुनाई उसके दूसरे दिन जब मैं उससे मिलने जेल में गई तो हर कोई मुझे ही घूर घूर कर देख रहा था। मैंने सोचा कि कैसे पुलिस वाले हैं यहाँ जो हर आई गई को घूर घूर कर देख रहे हैं। जब मैं अपने पति से मिलने गई तो उसे ऐसा देखकर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। वो मुझसे कहने लगे कि मेरे बाद मेरे घर वालों का ख्याल रखना। उस वक्त कई और औरतें भी अपने पति से मिलने आई थी। मेरे बिल्कुल ही साथ एक मेरी ही तरह जवान लड़की थी जो उस वक्त रो रही थी और उसका पति सलाखों के पीछे था और वहीं से उसके आंसू पोंछ रहा था। मेरे पति कहने लगे कि अपना और सबका ख्याल रखना और मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना।
मैंने उसे देखा और कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगी, ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। और इस तरह की तसल्ली देकर मैं वापस आ गई, क्योंकि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया था। मैं जेल के बाहर निकली तो वो लड़की भी बाहर खड़ी थी, शायद ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या आपके पति को भी सजाए मौत हुई है। मेरी बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई और कहने लगी, वो मेरे पति नहीं है बल्कि उसका कातिल है। मेरे पति को कत्ल करने के लिए उसको सजाए मौत हुई है। वो ये कहकर आगे बढ़ गई और मैं हैरानी से उसे दूर जाती देखती रही। उसकी बात समझने में मुझे बस कुछ ही देर लगी थी, और जब उसकी बात मुझे समझ में आ गई तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। मैं तो समझ रही थी कि वो अपने पति से मिलने आई है और उससे मिलकर रो रही है, लेकिन ये तो अपने पति के कातिल से मिलने आई थी। एकदम से मेरे दिमाग में वो सारी खबरें घूमने लगी जिसमें बताया जाता था कि एक औरत ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही पति को कत्ल कर दिया, उसको रास्ते से हटा दिया। मुझे पहले अपने कानों पर यकीन नहीं होता था, क्योंकि मैं समझती थी कि शादी बहुत मजबूत रिश्ता है। लेकिन उस लड़की से मिलकर मुझे सारी खबरें सच लगने लगी। मुझे जो पहले उस लड़की से हमदर्दी हो रही थी, अब एकदम से मुझे उससे नफरत होने लगी। मैंने सोचा कि कैसी बुरी लड़की है और मैं इसके लिए अफसोस कर रही थी। फिर मैं घर पर आ गई। आज फिर से वो लड़की और उसकी बातें मेरे दिमाग में घूमती रहीं। कैदियों से हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही मुलाकात हो सकती थी, इसलिए मैं पूरे हफ्ते अपने पति से मिलने नहीं जा सकती थी। इस पूरे हफ्ते के बाकी के दिन मैंने बहुत ज़्यादा बेचैनी से गुजारे, और जब मिलने का दिन आया तो मैं मिलने के लिए चली गई, और जब गेट के अंदर जाने लगी उसी दिन वाली लड़की को देखा। वो भी अपने आशिक से मिलने आई थी। मैंने अपने पति से पूछा कि इस लड़की की क्या कहानी है, तो मेरे पति ने बताया कि मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सज़ाए मौत वाले कैदी हैं, और सज़ाए मौत उनको ही मिलती है जिन्होंने किसी का कत्ल किया हो। बेचारा जवान लड़का है, पता नहीं उसने कत्ल किया भी है या नहीं, या उसको फंसाने के लिए मेरी तरह इल्ज़ाम लगाकर भेजा गया। मैंने चुपके से अपने पति को उस लड़की से होने वाली बातों के बारे में बताया, और उसने कहा कि इस लड़की से थोड़ा चौकन्ना होकर रहें। मेरा ध्यान बार बार उस लड़की की तरफ ही जा रहा था, जो उस लड़के का हाथ पकड़कर लगातार रो रही थी। मैंने उसकी बातों की तरफ ध्यान दिया। वो लड़की रोते हुए कह रही थी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती, मैं क्या करूं, मैं तुम्हें इस तरह देखकर मर जाऊंगी। लड़का कह रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लड़की और रोते हुए बोली, अब कुछ ठीक नहीं होगा, सब बर्बाद हो गया है और मेरी वजह से हुआ है। तब वह लड़का उसे चुप करवा रहा था और वो लगातार रोई जा रही थी। मैंने नफरत से मुंह मोड़ते हुए कहा कि अब अपनी गलती मानने का क्या फ़ायदा, एक तो जान से गया और अब दूसरा भी जाने वाला है। मैंने उनकी बातों से ध्यान हटाकर अपने पति को देखा तो मैंने उनसे कहा, एक बहुत अच्छे वकील से कल मिलने जाऊंगी और कोर्ट में अपील करूंगी। मैं आपको अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। अभी मैं अपने पति से बात कर ही रही थी कि तभी हवलदार मेरे पास आकर बोला, नितिन शर्मा की घरवाली तुम हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। कहने लगा कि थानेदार साहब बुला रहे हैं। तो मेरे पति ने चौंक कर देखा और कहा, क्यों बुला रहे हैं? वो हवलदार कहने लगा, मुझे क्या पता, कोई पेपर वर्क करना होगा इसलिए बुला रहे होंगे। मेरे पति ने कहा कि मेरे पास से कहीं नहीं जाएगी, सारे पेपर तो कंप्लीट हैं, कुछ नहीं होगा। हवलदार चीख कर बोला कि ऐसा है, ये जो मुलाकात हो रही है ना, इसके भी सिग्नेचर करवाने होते हैं और इसे ही करवाने के लिए वो बुला रहे हैं। अगर नहीं जाना तो ठीक है, मैं बता देता हूँ जाकर, लेकिन याद रखना कि यह मुलाकात फिर कभी नहीं होगी, बस आज आखिरी बार ही समझो। मैं घबरा कर खड़ी हो गई और कहा, नहीं मैं चलती हूँ आपके साथ। रास्ते में समझाते हुए बोला, कागजी कार्रवाई ज़रूरी होती है और सबकी ही होती है। पिछले सारे कैदी तो पुराने हैं, उन सबकी कार्रवाई तो हो चुकी है। तुम्हारे पति नए हैं, इसलिए थानेदार साहब ने आपको बुलाया है। मैं थानेदार के ऑफिस में गई तो उसने सर से पैर तक मुझको बहुत गौर से देखा, जो कि मैंने पिंक कलर का सूट पहना हुआ था और दुपट्टे से सर ढका हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा,
कि आपने मुझे बुलाया था। मैं नितिन की पत्नी हूँ। वो मुझसे कहने लगा, बहुत जल्द आप नितिन की विधवा कहलाएंगे। मतलब है 3 महीने में से 1 महीना गुजर गया है और बाकी बहुत थोड़े दिन बचे हैं उसके पास। मैंने कहा, वो आपकी परेशानी नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया है। मुझे पता नहीं क्यों एक एहसास हो रहा था कि उसने मुझे किसी काम से नहीं बल्कि सिर्फ मेरी बॉडी का जायज़ा लेने के लिए बुलाया है। मेरे सवाल पर कहने लगा, नहीं अब सब कुछ ठीक है, अब ज़रूरत नहीं है। मैं गुस्से में अपने पति के पास जाने लगी, लेकिन तब तक मिलने का समय ख़त्म हो चुका था। सिर्फ 3 मिनट ही रह गए थे। थानेदार के ऑफिस से जेल तक जाने का कम से कम 5 मिनट का रास्ता था, इसलिए अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैं जेल से निकलकर एक तरफ खड़े होकर ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। इतने में एक अजीब सा नज़ारा देखा, जैसे मेरी सांस वहीं की वहीं रुक गई। मैंने देखा कि वही लड़की बाहर निकली और 12 पुलिस वाले भी उसके साथ थे। मैंने हैरानी से हवलदार से पूछा, ये लड़की पुलिस वालों के साथ क्या कर रही है? वो लड़की उनके साथ एक कार में बैठ गई और वो सब वहाँ से चले गए। मैं बहुत परेशान होकर रह गई थी कि लड़की पुलिस वालों के साथ क्यों गई है, और वो थानेदार शक्ल से ही बहुत बुरा आदमी लगता था। मेरे अंदर तो शक पैदा होने लगा था कि जाने क्या बात हो सकती है। मैं अपने दोस्त के बताए हुए वकील के पास गई और मैंने उससे अपने पति का सारा केस डिस्कस किया। मैं हर हालत में अपने पति को बचाना चाहती थी। मेरे मम्मी पापा मेरा साथ नहीं दे रहे थे। उन्होंने तो साफ और लफ्ज़ों में कह दिया था कि कातिल की पत्नी कहलाने से अच्छा है कि तुम उससे डिवोर्स ले लो, मगर मैं नहीं मानती थी। मुझे पूरा भरोसा था कि ये एक आजमाइश है और जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। उस वकील ने मुझसे सारी बातें पूछ ली और कहा कि ठीक है, मैं जल्द ही हाई कोर्ट में अपील करने की तैयारी करता हूँ। मैं उसको धन्यवाद कहकर बाहर निकल आई। जब दूसरी मुलाकात का वक्त आया तो मैं अपने पति से मिलने गई, लेकिन एक अजीब बात हुई। वो मुझसे कहने लगे कि तुम आज के बाद मुझसे मिलने यहाँ पर मत आना। मैंने परेशानी से पूछा कि क्यों ना आऊँ यहाँ पर। वो मुझसे कहने लगे, सजाए मौत के कैदियों की पत्नी उनसे मिलने आती हैं तो ये पुलिस वाले उन्हें कहीं ले जाते हैं। मैंने चौंक कर पूछा कि कहाँ ले जाते हैं। उस पर मुझे कुछ दिन पहले का वाकया याद आ गया, जब वो लड़की पुलिस वालों की कार में बैठकर कहीं चली गई थी। तो मेरे पति कहने लगे कि ये बात तो किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ लेकर जाते हैं, लेकिन यह बात कन्फर्म है कि वो कहीं लेकर चले जाते हैं। आज के बाद नहीं आना तुम यहाँ। मैंने उस लड़की के तरफ से मुंह फेरते हुए कहा कि मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो ऐसे पुलिस वालों के साथ चली जाऊँ। ये कहते हुए मैंने एक नज़र अपने लेफ्ट साइड में डाली, जहाँ वो लड़की खड़ी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। अपने आशिक का हाथ थामकर बार बार यकीन दिला रही थी कि वो बहुत जल्द बाहर होगा। मेरा शक बहुत ऊपर पहुंच चुका था कि आखिर वो उस दिन पुलिस वालों के साथ क्या करने और किधर गई थी। मैंने उस औरत से बात करने का फैसला कर लिया और गेट से बाहर निकलते ही मैंने उससे कहा, उस दिन तुम्हें पुलिस वालों के साथ उस गाड़ी में बैठकर कहीं जाते हुए देखा था। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वो लोग तुम्हें कहाँ लेकर गए थे? वो मेरी तरफ मुड़ी और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी कि नहीं, आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि आप मुझसे पूछने का हक नहीं रखती। ये जवाब देकर वो आराम से चली गई। मैंने सोचा किस कदर बदतमीज लड़की है। अगले हफ्ते जब मैं अपने पति से मिलने गई तो ना ही वो लड़की दिखाई दी और ना ही वो आदमी जिसे वो मिलने के लिए आती थी। मैंने अपने पति से पूछा, ये तुम्हारे साथ वाला आदमी कहाँ गया? मेरे पति ने बताया कि इसे अभी 4 दिन पहले ही यहाँ से ले जाया गया है, शायद सज़ा दिलवाने के लिए। इसलिए मेरे पति का भी मूड ठीक नहीं था। वह मुझ पर गुस्सा हो रहे थे। उनके मना करने के बावजूद मैं यहाँ आई। मुझे भी सुनकर दुख हुआ था कि वो बेचारा सजाए मौत पा गया। ना जाने उस लड़की पर क्या बीती होगी। जिस तरह वो फिक्र करती थी, उससे तो साफ साफ पता तो लगता था कि वो लड़की उसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती है। ना जाने उसकी मौत ने उस लड़की पर किस तरह का प्रभाव डाला होगा। सजाए मौत का सुनकर ही हर कोई कांपता था, और वो लोग तो और भी ज़्यादा जो पूरा पूरा दिन उनके साथ हैं और इस इंतज़ार में हैं कि ना जाने किस पल उन्हें सज़ा मिल जाए। कितना मुश्किल होता है इस हाल में रहना। मुझसे ज़्यादा देर तक रुका नहीं गया। मैं घर वापस आ गई।
मेरे सास ससुर बेचारे इसी उम्मीद के सहारे जी रहे थे कि उनका बेटा उन्हें वापस मिल जाए, वो घर आ जाए। उम्मीद तो मुझे भी यही थी, मगर फिर भी अंदर से दिल धड़कता रहता था कि कुछ हो न जाए। मैं फिर अपने पति के मना करने के बावजूद गई। जब तक मैं एक बार जाकर उससे मिलती नहीं थी, मुझे चैन नहीं आता था। मेरे सोच के मुताबिक वो बहुत गुस्सा होते थे कि तुम यहाँ मत आया करो, तुम क्यों मेरी बात को सीरियस नहीं ले रही। मुझे यहाँ कई लोगों ने बताया है कि ये पुलिस उनकी पत्नियों को न जाने कहाँ लेकर जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। मेरा मानना था जब तक मैं ठीक हूँ, कोई दूसरा कैसे मेरे साथ अपनी मनमानी कर सकता है। मैं वापस आ गई। रात को किसी काम से पेंसिल की जरूरत पड़ी तो मैंने अपने बैग की तलाशी ली तो एक छोटा सा कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था। मैंने बाहर निकाल लिया और उसमें जो लिखा था वो पढ़कर मैं बहुत ज्यादा हैरान रह गई। ये कागज का टुकड़ा पता नहीं किसने रख दिया था। जरूर जब हमारे बैग की तलाशी ली जाती होगी तभी किसी ने रख दिया होगा ये कागज का टुकड़ा। इस पर फोन नंबर लिखा हुआ था। एक बार मेरा दिल करा कि मैं उस नंबर पर कॉल करूं, लेकिन मैं कुछ सोचते हुए रुक गई। अगले दिन मुझे वकील के पास जाना था। वकील के पास से मैं वापस आ रही थी, तभी अचानक रास्ते में मुझे वही लड़की नजर आई। वो एक लड़के के साथ बैठी हंस हंस कर बातें कर रही थी। तभी मैंने रिक्शा रुकवाया और मैं उसके पीछे जल्दी से उसी कैफे में चली गई जहां वो बैठी थी। वो एक मेज पर हाथ पकड़कर बैठे थे। लड़का मेरी तरफ कमर करके बैठा था, इसी वजह से मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाई। मुझे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आने लगा। दो मर्दों की जिंदगी बर्बाद करके उसे सुकून नहीं मिला था जो यहाँ अब तीसरे मर्द के साथ बैठी हुई थी। मैं काफी देर बैठी उन दोनों को देख रही थी। फिर मेरा सब्र का बांध टूट गया। मैं लड़की के ठीक सामने चली गई और तभी मेरी नजर उस लड़के पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, क्योंकि सामने मौजूद लड़का तो वही था जो जेल में बंद था। सब यही समझते थे कि वो मर गया है, लेकिन वह मरा नहीं था, जिंदा था, बल्कि मजे से आजादी की जिंदगी जी रहा था। मुझे देखकर दोनों घबरा गए थे। फिर वो लड़की उस लड़के से बोली, मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। मैं उसकी छोड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई और पूछा कि ये सब क्या है। तुम बहुत अजीब हरकतें करती हो और अब तुम इस लड़के के साथ हो। ये लड़का सबकी नजर में मर चुका है। वो लड़की कहने लगी, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मेरा नाम ज्योति है। हम धामपुर के रहने वाले। मेरे माता पिता के बस हम 3 ही बच्चे थे। मैं सबसे बड़ी थी और मुझसे छोटी एक बहन और एक भाई। पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मोहब्बत मैं अपनी बहन से करती थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार थी और वो बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मेरे पापा और मम्मी दोनों ही काम पर जाते थे। मैंने अपनी बहन को पहले दिन से ही खुद ही संभाला था। मेरे माता पिता की अजीब फितरत थी। दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी शादी हो गई और 3 बच्चे भी हो गए। जब से भाई पैदा हुआ था तब से वो आपस में बात नहीं करते थे। मैंने कैसे संभाला बस मैं ही जानती हूँ। मेरी बहन और भाई मुझे अपनी जान से बढ़कर प्यारे थे। मेरे पापा के दोस्त के बेटे ने शादी के लिए प्रपोज किया तो मैंने उसे मना कर दिया, क्योंकि मैं अपनी मम्मी की सहेली के लड़के को पसंद करती थी और उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी और उससे ही शादी करना चाहती थी। लेकिन मेरे पापा ने तहस में आकर और मम्मी की जिद की वजह से मेरी शादी कर दी। शादी के बाद मैं अपनी बहन को अपने ससुराल ले आई थी, क्योंकि मैं अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वो बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। देखभाल करने वाला चाहिए था, जो कि वहाँ रहकर नहीं हो सकता था। मेरे पति उसको अपनी बहन की ही तरह समझते थे। हमारे लिए खास मिठाई लेकर आ रहा करते थे, जो हम बहुत शौक से खाते थे। फिर मेरे पति दूसरे शहर काम के लिए चले गए। उनके पीछे मेरी बहन की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है तो मेरी जान निकल गई। लेकिन असली कयामत तो तब टूटी जब मेरी बहन ने बताया कि उसके साथ ये सब मेरे पति ने ही किया था। मैंने अपने पति को धमकी दी कि मैं सबके सामने उसको रुसवा करूंगी, तो उसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी मासूम बीमार बहन को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। उस पर कोई इल्जाम न लगा और न ही किसी ने उसे कातिल कहा, लेकिन मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी मम्मी के दोस्त के बेटे मोहन से मदद ली और उसे अपने घर बुलाया ताकि मैं अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा सकूं। लेकिन उसी वक्त वो घर पर आ गया और मोहन को घर पर देखकर तहस में आकर उस पर हमला कर
दिया। मुझे तो चाकू से मारने लगा था, तो मेरी जान बचाने के लिए मोहन ने उसके सर पर एक कांच का फ्लावर पॉट दे मारा और वो अस्पताल पहुंच गया। और बदतमीज इंसान मरने से पहले मोहन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा कर गया, उसके खिलाफ बयान दे कर गया, इसलिए उसे सजाए मौत हो गई। मैं मोहन को मरता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए जब पुलिस वालों ने मुझे ऑफर दी कि अगर मैं मोहन को आज़ाद देखना चाहती हूँ तो मुझे उनकी शर्त माननी पड़ेगी। मैं वो शर्त तुम्हें नहीं बताऊंगी क्योंकि जल्द ही वो आपको भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे। मैंने उनकी शर्त मान ली और मोहन को आज़ाद करवा लिया। अब हम दोनों पति पत्नी हैं। शर्त वाली बात से मुझे वो कागज़ का टुकड़ा याद आया जिस पर लिखा था कि अगर तुम्हें अपने पति को आज़ाद देखने की तमन्ना है तो तुम्हें इस खास शर्त को पूरा करना होगा। शर्त क्या है जानने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। मैंने उसे शादी की शुभकामनाएं दी और घर चली आई। उस लड़की के अलावा मैंने बहुत सारी औरतों को उन पुलिस वालों के साथ जाते हुए देखा था। मैंने वो पर्ची फेंक दी। मुझे किसी की भी ऐसी वैसी शर्त करने की ज़रूरत नहीं थी। जब मेरे वकील साहब के पास मेरे पति का केस गया तब वो अपने तौर पर जांच पड़ताल करके सबूत इकट्ठा कर रहे थे और उन्होंने मुझे उम्मीद दिलाई थी। जब मिलने का दिन आया तो मैं फिर से अपने पति से मिलने चली गई, पर वो वहाँ नहीं थे। मैंने सबसे पूछा लेकिन किसी को भी उसका पता नहीं था। आखिर में हवलदार कहने लगा कि तुम्हारे पति के सज़ा के दिन करीब आ गए थे, इसलिए उसे दूसरी जेल भेज दिया गया है। मैं ये सुनकर परेशान हो गई थी। कहाँ भेजा गया है उसे? मुझे एड्रेस बताओ। तो वो कहने लगा कि अभी बड़े साहब थोड़ी ही देर में काम से उधर ही जा रहे हैं, तुम उनसे बात कर लो, क्या पता तुम्हें भी साथ लेके जाएं। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने पति से मिलना चाहती हूँ, मुझे भी अपने साथ दूसरी जेल में ले जाइए क्योंकि मुझे एड्रेस नहीं पता है। तो वो कहने लगा कि मैं बस निकलने ही वाला हूँ, जाना है तो आ जाओ। उसके अलावा 2-3 पुलिस वाले और थे जो पीछे बैठ गए। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन फिर सोचा कि बाकी लोग भी तो हैं गाड़ी में। आखिर 2 घंटे की ड्राइविंग के बाद हम एक फार्म हाउस पहुँच गए थे। मैंने घबराते हुए पूछा, हम यहाँ क्या करने आए हैं? वो थानेदार हंसते हुए बोला, हम तो यहाँ मस्ती करने आए हैं, अब तुम भी साथ में हो तो मज़ा दोगुना हो जाएगा। वह मुझे घसीट कर नीचे उतारने लगे। मैं उनसे मना कर रही थी और चिल्लाने लगी, लेकिन वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था। ऑफिसर कहने लगा कि तुम्हें एक लेटर भेजा था, तुमने उसका जवाब नहीं दिया। मैं तो कितने दिनों से उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तुम काफ़ी घमंडी औरत हो। ऐसी लड़कियाँ तो मुझे बहुत पसंद है। मुझे याद आने लगा, इसलिए ही मेरा पति जेल में मिलने आने से रोकता था। वो बिल्कुल ठीक था और मैं गलत। मैंने कितनी आसानी से खुद को शिकार होने दिया। मैंने उस ऑफिसर के आगे हाथ जोड़ दिए कि मुझे जाने दे, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे जाने दे हुजूर। वो जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि तुमसे पहले पटाखा लड़की यहाँ आई थी और वह अपनी मर्जी से आई थी। उसका आशिक जेल में बंद था, उसको जेल से आज़ाद करवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसने मुझे खुश किया तो मैंने उसके आशिक को आज़ाद करके उसे खुश कर दिया। तुम्हारे लिए भी यही ऑफर है, तुम मुझे खुश करोगी तो मैं तुम्हारे पति को आज़ाद कर दूंगा। मैंने उसको बातों में लगाए रखने का सोचा था। मैंने कहा अगर तुमने वादे से इनकार कर दिया तो? वो कहने लगा मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, आजमा कर देख लो। आज मुझे खुश कर दो, फिर कल तुम्हारा पति आज़ाद हो जाएगा। मैं बेचैनी से अपनी फ्रेंड का इंतज़ार करने लगी। यहाँ आने से पहले मैंने गाड़ी में ही उसे मैसेज कर दिया था कि मैं कहाँ जा रही हूँ पता नहीं, कहाँ पहुँची। इतने में ही पर्स में रखे मोबाइल पर रिंग की आवाज़ आई। उस ऑफिसर ने जल्दी से मेरा मोबाइल छीनकर बंद कर दिया। फिर उसने मुझसे बाजुओं से पकड़ लिया और खींचते हुए अंदर ले जाने लगा। मैंने अपनी फ्रेंड को मैसेज करके कह दिया था कि आते हुए मीडिया भी ले आए, और अब जब मीडिया ने उसे एक लड़की से बदतमीजी करते वक्त और पीटते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था, उसके साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए थे। और इन सब से ये पता चला कि मेरा पति उसी जेल में था। इस ऑफिसर ने जानबूझकर उसे मिलाई वाले कमरे में आने से रोक दिया था ताकि उसकी पत्नी मतलब कि मैं यहाँ आ सकूं, तो वो किसी बहाने से मुझे यहाँ ले आए। अगर मैं पहले ही अपने फ्रेंड से सब कुछ ना जान चुकी होती तो मैं भी उसकी चंगुल में फंस जाती। मैं समझ गई थी कि वो मुझे ट्रैप कर रहा है, इसलिए मैंने उसे सज़ा दिलवाने का फैसला किया और पूरे मीडिया के सामने उसकी असलियत खोल दी। कुछ ऑफिसर बहुत सालों से ये काम कर रहे थे, जिनको सज़ाए मौत की सज़ा होती थी, उनकी पत्नियों को बहाने से यहाँ ले आते और उनकी
फाइल बंद कर देते थे। लोगों को लगता था उन्हें सज़ा दे दी गई है, और जो औरतें बहुत ज़्यादा अमीर होती थीं तो उनसे बहुत सारे पैसे ले लेते थे। उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैं उनके हाथ का खिलौना नहीं बन सकती थी। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। मीडिया ने उसका असली चेहरा दुनिया को दिखाया, पुलिस वालों की असलियत निकल आई। इस ऑफिसर ने पैसे लेकर मेरे पति के खिलाफ केस बना दिया था और जांच पड़ताल नहीं की थी, लेकिन बाद में जो पुलिस वाला उसकी जगह पर आया था वो बहुत ज़्यादा ईमानदार था। उसने मेरे पति के केस की पड़ताल शुरू की और बहुत ही कम समय में असली कातिल को पकड़ लिया। लेकिन एक बार फिर अदालत में सुनवाई हुई। इस बार मेरे पति को बाइज्जत बरी कर दिया गया और असली मुजरिम को सजाए मौत की सजा सुना दी गई। इंसाफ हुआ था, और क्या खूब हुआ था। मुझे पहले ही दिन से यकीन था कि बेगुनाह को सजा नहीं मिल सकती, कि यहाँ देर है अंधेर नहीं। ऊपर वाला मेरी मदद जरूर करेगा। मेरा विश्वास मेरे काम आया और आज मेरा पति सही सलामत घर आ चुका है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।